नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है ज्ञान स्थली गुरुकुल हापुड़ में। मैं हूं रामनिवास सर। आज हम सीखेंगे हिंदी भाषा की आधारशिला वर्णमाला। जैसे घर बनाने के लिए ईंटों की जरूरत होती है, वैसे ही भाषा बनाने के लिए वर्णों की जरूरत होती है। साथियों, ज्ञान सबसे बड़ा धन है जो बांटने से और बढ़ता है, इसलिए सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। इसी क्रम में हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला का परिचय कराते पहले आपको वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि इकाई को कहते हैं, है ना। भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वो है ध्वनि। वर्ण वर्ण आपके हो सकते हैं जैसे माला, श्रृंखला या क्रम। जब साथियों हम वर्णमाला को एक श्रृंखला या क्रम में लिखते हैं तो ये कहलाती है वर्णमाला। और यदि हम इसको ऐसे लिख दें आ, ए या ई, तो ये हो गए आपके केवल वर्ण। तो वर्णमाला या वर्ण में क्या अंतर है ये हमने सीखा। अच्छा, हिंदी वर्णमाला में दो प्रमुख भाग होते हैं, जैसे स्वर और व्यंजन। स्वरों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से होता है। हिंदी में कुल 13 स्वर माने जाते हैं, जिनका क्रम इस प्रकार है। 13 के 13 आपके इस तरह से लिखे हुए हैं। क्रमों को याद रखना बहुत जरूरी है, इनसे आपको बहुत हेल्प आगे मिलेगी। हिंदी वर्णमाला से किसी भी परीक्षा में 1-2 क्वेश्चन अवश्य आते हैं। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि यहाँ से कोई क्वेश्चन न आया हो। यदि आपने मेरे द्वारा पढ़ाई गई हिंदी वर्णमाला को सीख लिया या इसका एक बार भी वीडियो देख लिया, तो यहाँ से आपका कोई भी क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है। ये मेरा अनुभव है। ए सामान्य स्वर होता है, आ दीर्घ स्वर होता है, क्योंकि इसके बोलने में 2 मात्रा के बराबर समय लगता है। ई आई लघु व दीर्घ। ई लघु होता है छोटा और आई दीर्घ होता है, 2 मात्रा गिनी जाती हैं। जब आपके दोहे या सोरठे सिखाए जाएंगे तो दोहे सोरठे में इनका बहुत बड़ा रोल है, इसलिए इसको सीखना बहुत जरूरी है। 2 मात्रा गिनी जाएंगी, 1 मात्रा, ऐसे इसका ऐसे ही इसका, 1 मात्रा 2 मात्रा। ये भी आपका विशेष स्वर संस्कृत प्रभाव से है। ये ऐसे ये आपके दोनों 2 मात्रा गिनी जाती हैं, दोनों की, ए की भी और ऐ की भी। ऐसे ही इनकी भी 2 मात्रा गिनी जाती हैं, ए की भी, ओ की भी और औ की भी। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। अंग अनुनासिक ह्रस्व होता है ये, और अह ये आपका विसर्ग होता है। विसर्ग ये आपका विसर्ग संधि में काम आता है। आगे बढ़ते हैं मात्राएं। मात्राएं आपकी ये होती हैं 11। जो स्वरों की मात्राएं गिनी जाती हैं वो 11 मात्राएं गिनी जाती हैं। इन मात्राओं का प्रयोग जब हम व्यंजनों के साथ करते हैं तो व्यंजन स्वर सहित ये हो जाते हैं। जैसे हमने कहा को, है ना, ये होगा आपका एक अक्षर। एक अक्षर होगा तो एक अक्षर में ये वाला मात्रा इसके साथ जुड़ गई तो ये होगा आपका कै और नीचे हलंत प्लस ओ बराबर को। ठीक है साथियों, तो ये दोनों को मिलाकर एक अक्षर माना जाएगा। शुद्ध व्यंजन ये होता है इस तरह वाला। जितने भी व्यंजनों के नीचे हलंत लगाए जाते हैं ये आपके शुद्ध व्यंजन होते हैं। ध्यान से सीखता चलने साथियों बहुत काम आने वाली है। व्यंजन कॉन्सोनेंट्स। व्यंजन का उच्चारण किसी स्वर की सहायता से ही हो सकता है। हिंदी में कुल 33 मुख्य व्यंजन माने जाते हैं। देखो
कहीं कहीं 33 भी हैं और कहीं कहीं मुख्य 34 भी हैं और कहीं कहीं आपके 38 भी हैं और कहीं कहीं आपके 39 भी हैं। इसका अलग अलग तरीका है, मैं आपको अलग अलग तरीके से सारे बताऊंगा। देखो, इन्हें 5 वर्गों में प्लस 4 अतिरिक्त व्यंजनों में बांटा गया है। कैसे बांटा गया? कै वर्ग के, कै ख ग घ अण। साथियों, ये जो आपका वर्ग है, ये वाला वर्ग में अण है, ये डे की तरह बनता, नीचे यहाँ बिंदी लगाई जाती है, ये आपके पहले वर्ग में आता है, कै वर्ग में। कई बार एग्जामिनर केवल इसी तरह से सीक्वेंस ये वाला अण है और ये वाला अण है और ये वाला अण है और एक चौथे सीक्वेंस में जोड़ देगा न, केवल इतना पूछता, इसमें आपको सही बताना होता है। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। साथियों, ख वर्ग का, जो आपके ख वर्ग का होता है, आपका ये है च छ जय झ और ये वाला अण। ठीक है, पहले नंबर पर ये अण है, दूसरे नंबर पर ये अण है और तीसरे नंबर पर ये अण है। इन तीनों अण का ध्यान रखना है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गैग वर्ग में ट ठ ड ढ अण। ऐसी घ वर्ग में जो आपका चौथा है, ये क वर्ग, ख वर्ग, ग वर्ग और घ वर्ग, त वर्ग। आगे बढ़ते हैं इसी तरह से। साथियों, तय वर्ग में तय थ द ध न आते हैं। पै वर्ग में पै फै बै भै मैं आते हैं। और अंतस्थ व्यंजन, जो न तो पूरी तरह से स्वर होते हैं न पूरी तरह से व्यंजन होते हैं, ये होते हैं आपके य र ल व। ऊष्मी व्यंजन, ऊष्मी व्यंजन ऐसे व्यंजन होते हैं जिनके निकलने पर या जिनके बोलने पर फेफड़ों से निकलने वाली हवा गर्म होकर बाहर निकलती है। ये आपके 4 होते हैं। 4 आपके ये होते हैं और 4 आपके ये होते हैं। नोट्स बनाते रहना और अपने लिखते रहना। इस प्रकार कुल व्यंजन बराबर 33 प्लस 4 संयुक्त व्यंजन। आगे बढ़ते हैं। औज्य वर्ण या संयुक्त व्यंजन या संयुक्त अक्षर। कुछ वर्ण स्वतंत्र ध्वनि नहीं रखते बल्कि व्यंजन या स्वर के साथ मिलकर उच्चारित होते हैं, जैसे छ, त्र, ग्र और श्र। ठीक है साथियों, अब ये कैसे होते हैं मैं इसको आपको बताता हूं। आते अपने टॉपिक की तरफ। जैसे देखो साथियों, जैसे ये है आपका छ क्षत्रिय आपका है, तो छ क्षत्रिय में इसमें क प्लस से, क प्लस से ये आपका है, तो इसमें क्या है, क के नीचे हलंत और प्लस से दोनों को मिलके बन रहा है छ। क के नीचे हलंत लगाना जरूरी होता है। कई बार एग्जामिनर अगले वाले श के आगे हलंत लगा देता है, इसलिए आपका सवाल गलत हो जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, छह किन किन वर्णों से मिलकर बना है, तो छह इन दोनों वर्णों से मिलकर बना है। क के नीचे हलंत अनिवार्य है, श ये वाला है, बाकी कोई सा स इसमें नहीं लगता है, इनसे बनता छ। इसी तरह त्र, त के नीचे हलंत और र। इसी तरह से ये जय प्लस अण, अण इस तरह का होता है। कई बार एग्जामिनर ये वाला दे देता है, ये आपका त्रय होता है, ये आपका गलत हो जाता है, इसलिए ध्यान से करना है। ऐसी आपका श्रय, श्रय से ये वाला बड़ा शय और आपका ये। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में वर्णमाला का पूरा क्रम। वर्णमाला का पूरा क्रम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। देखो, वर्णमाला के पूरे क्रम में स्वर और व्यंजन दोनों होते हैं। स्वर और व्यंजन दोनों होते हैं। ये आपके स्वर हैं, स्वर का सीक्वेंस आपके सामने है, इसी तरह से आपके स्वर आते हैं। व्यंजन आपके ये हैं, व्यंजन आपके इस तरह से आते हैं। इस प्रकार आपके 13 स्वर हैं,
और आपके ये आपके 13 हैं। ठीक है साथियों, 13 स्वर हैं। आगे बढ़ते हैं। इसका सीक्वेंस आपको ध्यान रखना, ये और ये और ये, इन दोनों को आप कर लोगे कोई दिक्कत नहीं है। ये वाले भी आपको ध्यान रखने हैं, श श स है। फिर ये वाले भी आपको ध्यान रखने हैं, इनका सीक्वेंस भी कई बार पूछ लेता। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं साथियों। स्वरों का वर्गीकरण। उच्चारण की अवधि के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण काल या दीर्घता, है ना, यानी कि बोलने में जितना समय लिया जा रहा है, काल या दीर्घता, जितनी लंबा स्वर खिंच रहा है, दीर्घता के आधार पर। अश्व, शॉर्ट वोविल्स, हर्ष का मतलब है शॉर्ट वोविल्स, जिनका उच्चारण कम समय में होता है, जैसे ये आपके। इनकी एक मात्रा गिनी जाती है जब आपके दोहा, सोरठा, रोला वगैरह छंद आएंगे, वहां आपके काम आने वाले हैं ये। दीर्घ स्वर, लॉन्ग वोविल्स, जिनका उच्चारण लंबे समय तक खींचकर किया जाता है, ये आपके है। ये 4 5 ये हैं आपके। इसमें 2 मात्राएं गिनी जाती हैं, इसमें 2 मात्रा गिनी जाती है, इसमें 1 मात्रा गिनी जाती है। इसी तरह का है आपका प्लूत स्वर। प्लूत स्वर जिनका उच्चारण अत्यधिक लंबाई 3 मात्रा तक गिना जाता है ना, 3 मात्रा तक। सामान्यतः बोलचाल में नहीं, संस्कृत प्रयोग में जैसे ओम, या हम कोई नाम लेते हैं जैसे योगेश, तो जो हमारा अंतिम वर्ण है योगेश में अंतिम वर्ण श, ये 3 मात्रा का समय लेगा। या जैसे हम रागिनी सुनते हैं, रागिनी, तो रागिनी की जो अंतिम पंक्ति होती है, उस अंतिम पंक्ति में अंतिम वर्ण लंबा खिंचता है, जो 3 मात्रा के बराबर या उससे ज्यादा हो सकता है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। देखो, मुख के स्थान के आधार पर स्थानिक वर्गीकरण। अब इनका स्थानिक वर्गीकरण कैसे किया गया? कंठ से बोले जाने वाले ये दोनों, देखो अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से हैं, अलग अलग बुक्स में अलग अलग हैं। स्वर कभी पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको इनको बता के चल रहा हूं। ज्यादातर व्यंजन ही पूछे गए हैं, क्योंकि व्यंजनों का सटीक प्रमाण है, इनका सटीक अभी नहीं है। फिर भी मैंने आपको ये बता दें, तालव्य, ये कंठ होता है आपके गले में सबसे पीछे की तरफ, जो घंटी सी दिखाई देती है वहां। तालव्य होता है आपके ऊपरी जबड़े का बीच वाला भाग, ऊपरी जबड़े का बीच वाला भाग। ओष्ठ, होठ को बोलते हैं। और ये आपके मूर्धन्य स्वर, जो आपके ऊपरी जबड़े के अगले वाला भाग है, इसको बोलते हैं मूर्धन्य। ठीक है साथियों, तो मूर्धन्य में आपका ये। आगे बढ़ते हैं। अन्य विशेष स्वर, अनुनासिक स्वर, है ना, जैसे अंग, है ना, अंग। एक शब्द जब हम लिखते हैं अंक, तो अंक में ये जो अंक की बिंदी है, ये वाली, ये आपकी अनुनासिक है। विसर्ग स्वर, विसर्ग संधि में इसका प्रयोग होता है, ये वाला। ये भी आपके मात्राओं में गिने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, मात्रा में कैसे गिने जाते हैं मैं आपको छंद और दोहे जब सिखाए जाएंगे तब मैं आपको बताऊंगा। साथियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और वर्णमाला सीखें। और हमारे ज्ञान स्थली गुरुकुल हापुड़ को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ मिलेगा आपको पढ़ाई का बेहतरीन खजाना। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। स्वर, दीर्घ स्वर और प्लूत स्वर, ये तीनों आपके उदाहरण हैं। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, HDFC बैंक के नाम से
ये हमारे HDFC बैंक के नाम से याद हो जाते हैं, जैसे H से ह्रस्व स्वर, D से दीर्घ स्वर और F से प्लुत स्वर, है ना, HDFC। क्योंकि इनका सीक्वेंस हमारे याद नहीं रहता, सीक्वेंस याद नहीं रहता तो ये हमारे गलत हो जाते हैं। व्यंजनों का वर्गीकरण उच्चारण के स्थान पर, जैसा मैंने अभी बताया था। बढ़ते हैं इस क्रम में आगे की तरफ। साथियों, उच्चारण के अनुसार इनका वर्गीकरण है व्यंजनों का, जैसे कंठ से बोले जाने वाले, है ना, कंठ से या गले से बोले जाने वाले, क ख ग घ और ये आपका अण है, इसका विशेष ध्यान। ऐसे ही इसका, ये तालवे से है ना, ऐसे ही आपका ये मूर्धा से है। ये तीनों चारों मैंने आपको बता दिए। दंत क्या है, दांत, मूर्धा क्या है, तालवे क्या है, कंठ क्या है, ये आपने नोट कर लिया होगा। अब इसमें मैं आपको एक खास बात बताऊं, इसको याद करने का क्या सबसे बेस्ट तरीका है। देखो साथियों, इसको याद करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है, जैसे हम, नेपाल की राजधानी है काठमांडू, काठमांडू को हम इस तरह से लिख लेते हैं, है ना, स्पेलिंग पर नहीं जाते हम काठमांडू को इस तरह से लिखते हैं। के ए से होगा कंठ, टी से होगा तालवा, एम ए से होगा मूर्धा, डी से होगा दंत। ये वाला, एक मिनट, ये गलत होगा, एक मिनट। ये है आपका दंत, ये आपका दंत है, ये है ना, इसको दंत लिखते हैं, इसको डी फॉर दंत। और इसके आगे आएगा आपका ओष्ठ, ओष्ठ वाले, ओ फॉर ओष्ठ, ओ फॉर ओष्ठ, ये आपका हो जाएगा ओष्ठ, है ना। ओष्ठ में आपके हैं पे, फे, बे, भे, मैं, ये आपका हो गया ओष्ठ। ठीक है साथियों, ये आपने सीख लिए। अब आते हैं अंतस्थ व्यंजन की तरफ। सेमी वोविल्स, है ना ये स्वर है और ना ये व्यंजन है। यह, र, ल, व, है ना, ये चार हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों, जैसे यह, र, ल, व, ये कौन से भाग से बोले जाते हैं? इसके लिए आसान सा तरीका है, TDMO। हमने इसको याद कर लिया है ना, TDMO। जैसे चार ये हमें याद है, यह, र, ल, व, ऐसे ही इनको याद कर लिया। अब इनको याद करने के लिए पहले वाला तालु, दूसरे वाला दंत, तीसरे वाला एम मूर्धा और चौथे वाला व ओष्ठ, ये इस तरह से बोले जाते हैं। इसी तरह से आपके ऊष्म व्यंजन आते हैं। ऊष्म व्यंजन में जैसे ये वाला श है, इसको बोलने के लिए तालु का प्रयोग किया जाता है। इस वाले श को बोलने के लिए एम का प्रयोग किया जाता है और इस वाले स को बोलने के लिए दंत का प्रयोग किया जाता है और है को बोलने के लिए कंठ का प्रयोग किया जाता है। तो TMDK। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। साथियों, व्यंजन को आपने ध्यान से देख लिया, वर्णमाला को ध्यान से इस वीडियो को देख लिया, तो भविष्य में कभी कोई क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं। इतना बारीकी से मैं आपको बता के चल रहा हूं, किसी भी एग्जाम में आप बैठ जाना, मेरी गारंटी है कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। जैसे ये हमारे संयुक्त व्यंजन है, ये हमारे संयुक्त व्यंजन है। इसी तरह से ये बोले जाएंगे। इनको हम बताते हैं कैसे। देखो साथियों, जैसे ये वाला छ है हमारा, ये क और श के मेल से बना है। क बोला जाता है कंठ से और ये वाला स बोला जाता है मूर्धा से। तो कंठ और मूर्धा दोनों के बोल मिलने से छ बनता है। ऐसे ही त्र, त और र, है ना, त्र। तो ये आपके दोनों शब्द दंत से बोले जाते हैं। त्र बोल के देख सकते हैं, ये आपका दंत्य है त्र,
ऐसे ही आपका अण है ये सॉरी गै ज्ञानी, गै ज्ञानी आपका जय और अण से बोला जाता है। तो इस तरह से ये दोनों आपके टी से तालु से बोले जाते हैं। इसी तरह आपका होता है, ये देखो ये दोनों आपके तालु से बोले जाते हैं। इसी तरह से श और र, ये वाला श भी तालु से बोला जाता और र आपका दंत से बोला जाता। तो ये वाला स्र, ये आपका तालु प्लस दंत दोनों से मिलके बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। वर्गीय व्यंजन, वर्गीय व्यंजनों की संख्या 25 होती है, जो कैसे लेके मैं तक होती है ना। इसमें 2 गुण व्यंजन होते हैं। 2 गुण व्यंजन, एक तो होता आपका ड और एक होता आपका ढ। कैसे 2 गुण व्यंजन होते हैं अभी बताते हैं। देखो साथियों, ये जो आपके 2 गुण व्यंजन मैंने बताए हैं, ये इस तरह से होते हैं जो वर्गीय व्यंजन में आते हैं। जैसे ड, अगर हम डाल लिखते हैं इस तरह से, तो यहां ड के नीचे बिंदी नहीं लगाई जाती है। इसी तरह से यदि ढाल, ढ किसी भी शब्द के पहले आ जाता है, तो यहां इसके नीचे भी बिंदी नहीं लगाई जाती है। डाल और ढाल, ड और ढ किसी भी शब्द के शुरू में आते हैं तो शब्द के नीचे बिंदी नहीं लगती है। दूसरा तरीका, यदि यही ड और ढ किसी शब्द के बीच में आ जाते हैं तो नीचे बिंदी लगाई जाती है। वर्तनी दोष के अनुसार ये सवाल बहुत पूछे जाते हैं और सही जानकारी न होने की वजह से सवाल हमारा गलत हो जाता है। इसी क्रम में अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। अवर्गीय व्यंजन, अवर्गीय व्यंजन आपके य, र, ल, व और श, श, स, है होते हैं। ये अवर्गीय व्यंजन माने जाते हैं। आगे अघोष वोविल्स और सघोष, अघोष, अघोष, अघोष जो है आपके, देखिए वोविल्स नहीं है ये, अघोष व्यंजन है ये। अघोष व्यंजन और सघोष व्यंजन। अघोष व्यंजन जैसे आपका है ये, जिनका उच्चारण करते समय स्वर तंत्र, वॉइस बॉक्स की कंपन न हो, है ना। जैसे केवल वायु का प्रवाह होता है, यानी कि फेफड़ों से निकलने वाली हवा, स्वर तंत्र की कंपन न हो। जैसे आपके अघोष में कै ख, च छ, ट ठ, त थ कंपन नहीं हो रही है इनको बोलने में, तो ये हो गए आपके अघोष व्यंजन। इसी तरह से जब हम चलते हैं आगे, सघोष व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय स्वर यंत्र की कंपन होती है, वायु के साथ स्वर निकलता है। ये मान ली, देखो कैसे, सघोष व्यंजन ग घ, ग घ, यानी कि वायु घर्षण खाकर बाहर निकल रही है। ज झ, ड ढ, ये वाले आपके सघोष व्यंजन होते हैं। सभी अन्य व्यंजन य, र, ल, व, स और स है भी सघोष माने जाते हैं, क्योंकि इनके बोलने पर भी फेफड़ों से निकलने वाली हवा गर्म होकर या घर्षण खाकर बाहर निकलती है। महाप्राण या अल्प प्राण व्यंजन, महाप्राण या अल्प प्राण व्यंजन, महाप्राण व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय जोर से अधिक वायु श्वास बाहर निकलती है। बोलते समय हाथ मुंह के पास रखने पर हवा का झोंका महसूस होता है, मतलब ज्यादा हवा बाहर निकलेगी फेफड़ों से, सीधा सा मतलब यह है। अल्प प्राण जिनका उच्चारण करते समय कम वायु निकलती है ना।
जिनका उच्चारण करते समय कम वायु निकलती है। अब महाप्राण में देखो कौन कौन से आते हैं, ये वाले ग घ च छ छ झ सॉरी छ झ, आपके ये वाले, ये और ये। अल्प प्राण में ये वाले आते हैं आपके। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, वीडियो लंबा ना हो इसलिए कोशिश जल्दी जल्दी करके बताने की हो रही है। अब तालिका के रूप में समझते हैं। तालिका के रूप में हम समझते हैं, देखिए इसके बाद हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न शुरू होने वाले हैं, इसको समझना बहुत जरूरी है। देखिए साथियों, इसे तालिका के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं और आसान और सरल रूप में। पहले वाला थोड़ा कठिन था, अब और आसान रूप आपको दिखाता हूं। जैसे देखो, पहले इनको वर्गों में बांट लिया, क च ट त प, है ना। क वर्ग के ये हो गए, ख वर्ग के ये हो गए, क वर्ग के ये हो गए, च वर्ग के ये हो गए, ट के ये हो गए, और इस तरह से आपके बाकी वर्ग। अब क वाला, पहले एघोष और एघोष हमारा आया, एघोष अल्पप्राण, एघोष महाप्राण, सघोष अल्पप्राण, सघोष महाप्राण। अब ये आने वाले जो हैं ये भी जरूरी है, एघोष अल्पप्राण नासिक्य व्यंजन, जिनको बोलने पर फेफड़ों से निकलने वाली हवा नाक और मुंह के रास्ते बाहर आती है। इस तरह से एघोष अल्पप्राण नासिक्य व्यंजन है। तो देखो साथियों, एघोष एघोष, सघोष सघोष, अल्पप्राण महाप्राण, अल्पप्राण महाप्राण, फिर आपका अल्पप्राण। इस तरह से आप सीक्वेंस अपने दिमाग में एक बार सेट कर लीजिए, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। और इस तरह से नीचे की तरफ ये माने जाते हैं, इस तरह से कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। बस यहां से आपका सवाल सही हो जाएगा, रटना नहीं है, केवल सीखना है। अब चलते हैं अपने बहुविकल्पीय प्रश्नों की तरफ, एक एक करके। पहला प्रश्न आपके सामने, मैं प्रश्न पढ़ूंगा, आपको विकल्प देख के उसका उत्तर अपने मन में समझ लेना है। पहला प्रश्न, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्वर होते हैं? हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्वर होते हैं, सोचिए। हिंदी वर्णमाला में कुल 13 स्वर होते हैं। देखो साथियों, अगर एग्जामिनर पूछता है हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं, तो कहीं कहीं ऑप्शन में 11 भी दे रखता है और 10 भी दे रखता है। तो जहां 11 दिया है उसको सही कर दो। अगर एग्जामिनर ने क्वेश्चन इस तरह से किया है कुल कितने स्वर होते हैं, तो ये होते हैं आपके 13, फिर 11 और 10 को नजरअंदाज कर दो। ठीक है साथियों, क्योंकि ऋषि, जो आपका ऋषि है और आपका अह है और आपका अंग है, अंग, और ये आपके सामान्य रूप से स्वरों में नहीं गिने जाते हैं, क्योंकि इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं होता है, किसी न किसी वर्ण के साथ ही होता है। जैसे ऋषि का कृपा में, अंग का अंक में, और अह का जैसे प्रातः शब्द में। आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर दो, कौन सा स्वर नहीं है, ये आपके सामने आ गया। तो ये आपका त्र है, ये स्वर नहीं है। ठीक है, बाकी आपके स्वर हैं ये भी और ये भी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्वर ओ का उच्चारण किस स्थान से होता है? स्वर ओ का उच्चारण देखो, स्वर ओ का उच्चारण यहां कंठ
और ओष्ठ दे रखा है, यहाँ कंठ और ओष्ठ दे रखा है, और कहीं कहीं किताबों में जीभ का पश्च भाग, पिछला भाग, जीभ का पिछला भाग ये भी दिया होता है। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। जैसे स्वर ई और ऐ किस वर्ग के स्वर हैं, है ना? तो यहां दे रखा है तालव्य, यहां दे रखा है तालव्य, जबकि कहीं कहीं बुक्स में इसको दे रखा है जीभ का अग्रभाग। जीभ के अग्रभाग से ये बोले जाते हैं। अब आपको दोनों चीज नोट कर लेनी है। अगर आपका जीभ का अग्रभाग आता है, ऑप्शन में आएगा एक ही, या तो इसमें से तालव्य आएगा या जीभ का अग्रभाग आएगा, दोनों में से एक करना है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, अंग किस प्रकार का स्वर है? विसर्ग, अनुनासिक, मिश्र या मूर्धन्य? बताइए। ये आपका अनुनासिक है। अंग की मात्रा बोलने पर नाक से हवा बाहर आती है, इसलिए ये अनुनासिक है। ए किसे कहते हैं? अह किसे कहते हैं? ये विसर्ग वाला होता है, ये विसर्ग वाला होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हिंदी वर्णमाला में कितने मुख्य व्यंजन माने जाते हैं? देखो, मुख्य व्यंजन हैं आपके ये 34, ठीक है। कुल व्यंजन हैं आपके 39, जो आपके संयुक्त व्यंजन है उनको जोड़कर। ध्यान से आपको क्वेश्चन करना है, समझना है। आगे बढ़ते हैं। ये वाले जो आपके संयुक्त व्यंजन है को क्या कहा जाता है? आंसर मैंने बता ही दिया, आंसर मैंने बता ही दिया। बताइए क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है संयुक्त अक्षर। अगला शब्द आपके सामने, अगला क्वेश्चन आपके सामने। ये जो आपके व्यंजन हैं, ये किस वर्ग में आते हैं? प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 9 बताइए सोच के। देखो, इनको बताने के लिए आपको एक तालिका बनानी होगी। तालिका जैसे मैंने बना रखी है इस तरह से बनाइए, वर्णों का सीक्वेंस रखिए, वर्णों को तरीके से लिखिए, तब आप एकदम सीख जाएंगे। कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। यह आपके मूर्धन्य हैं। अगला क्वेश्चन, य रै लै व किस श्रेणी में आते हैं? य रै लै व किस श्रेणी में आते हैं? देखो, ना तो ये स्वर होते हैं और ना ये पूरी तरह से व्यंजन होते हैं, तो ये आते हैं आपके अंतस्थ व्यंजन। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने, श श स है को क्या कहा जाता है? सोचिए क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है ऊष्म व्यंजन। आगे बढ़ते हैं। पै फै बै भै में किस वर्ग के व्यंजन हैं? आंसर जल्दी। ये आपके औष्ठ्य वर्ग के व्यंजन हैं। आगे बढ़ते हैं। कै का कौन सा व्यंजन है? कै का कौन सा वर्ग है? प्रश्न नंबर 13 बहुत आसान है। सबसे शुरू वाला जो मैंने बताया था आपको, ये वाला।
ए घोष अल्प प्राण। अगला क्वेश्चन आपके सामने, घ का कौन सा व्यंजन है? घ कौन सा व्यंजन है? स घोष महाप्राण है ये। आगे बढ़ते हैं। भय का वर्गीकरण क्या है? भय का वर्गीकरण यह है आपका सघोष महाप्राण। सघोष महाप्राण। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। अगला प्रश्न, थ किस प्रकार का व्यंजन है? तो यह आपका अघोष महाप्राण व्यंजन है। अघोष तालिका में देख के आप सही कर सकते हैं, तालिका अपने सामने रख सकते हैं। अगला प्रश्न, जय का वर्गीकरण। जय का वर्गीकरण सोचिए जल्दी। ये आपका सी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 आगे। प्रश्न नंबर 19। साथियों प्रश्न आप पढ़ें और आगे उसका आंसर स्वयं दें तो ज्यादा अच्छा है, अपने मन में सोच लें। प्रश्न नंबर 19, इसका है आपका ए। आगे बढ़ते हैं। वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं जल्दी इस काम को निपटाया जाए। आपने पहले समझ ही लिया। क्वेश्चन नंबर 20। 20 का आपका ख है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 21 पढ़िए जरा। देखो, हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजन मिलाकर कुल कितने वर्ण माने जाते हैं? तो यहां कुल पूछा गया है। कुल हैं इसमें 52। 52 है। 13 स्वर और आपके 39 व्यंजन। ऑप्शन आपके सारे के सारे गलत हैं। ये वाला आपका 52 सही है। यहां कुल पूछ लिया ना, तो कुल पूछने से टोटल बताने पड़ेंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ऋषि किस प्रकार का स्वर है? ऋषि मूर्धन्य स्वर है, लेकिन यह स्वतंत्र स्वर नहीं है, क्योंकि इसको बोलने के लिए किसी न किसी वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न, ए और अ किस वर्ग में आते हैं? क्वेश्चन नंबर 23। उत्तर है इसका ए। ये संयुक्त स्वर हैं, कंठ प्लस तालव्य से ये बोले जाते हैं। आगे अगला प्रश्न, कहीं कहीं जीभ के पश्च भाग से भी इनको बताया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24। साथियों स्वर से बोलने वाले भाग इसलिए नहीं पूछे जाते क्योंकि ये कई जगह अलग अलग हैं। विवादित प्रश्न है। 24 में है आपका ये अगला प्रश्न। हालांकि ये जीभ के पश्च भाग से ये भी बताए गए हैं। आगे चलते हैं।
और कहीं कहीं इसको जीभ के अग्रभाग से भी बताया गया है। ओ और औ को कहीं कहीं जीभ के अग्रभाग से भी बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25, इसका आंसर है बी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 26, यह है आपका हाशु स्वर ए, ई, ऊ और आपका ऋषि। ये आपके हासु स्वर होते हैं। ठीक है, ए, ई, ऊ, ठीक, जिनमें एक मात्रा होती है। HDFC से आप इसको याद कर सकते हैं। ये आपका हासु स्वर है। अगला प्रश्न नंबर 27। 27 का ये जो त्रय है, तालव्य। अगला प्रश्न, अण किस वर्ग का व्यंजन है? अण तीसरे वाले क्रम पे आता है। ये आपका तालव्य का है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने आ गया। अगला प्रश्न, अण किस वर्ग का है? ये तालव्य नहीं है, ये मूर्ध है। ये गलत बता दिया। ये मूर्धन्य के अंतर्गत आता है, तीसरे वाले वर्ण में। तीसरे वाले में मूर्धन्य आता है। अगला प्रश्न आपके सामने, न किस वर्ग का व्यंजन है? न 29। 29 न आपका आता है दंत में, चौथे वाले वर्ग में आएगा ये आपका। आगे चलते हैं। मैं किस वर्ग का व्यंजन है? मैं लास्ट वाला है आपका ओष्ठ। अगले प्रश्न की तरफ, ल किस प्रकार का व्यंजन है? ये मैंने आपको बताया ही था, अंतस्थ व्यंजन है। ना स्वर है ना व्यंजन है। श किस प्रकार का व्यंजन है? यह आपका ऊष्म व्यंजन है। आगे चलते हैं। ये वाला श किस में आता है? क्वेश्चन नंबर 33। ये भी साथियों ऊष्म में ही आता है। आगे बढ़ते हैं। है किस प्रकार का व्यंजन है? 34। ये भी आपका ऊष्म ही है। आगे अगला प्रश्न, $35। ये आपका ये। अगला प्रश्न, इसमें ये आएगा साथियों। अगला प्रश्न, इसमें ये आएगा। अगला प्रश्न 38। 38 में आएगा साथियों बी। अगला प्रश्न,
38 का हो गया आपका, 38 हो गया हमारा। अगला क्वेश्चन 39 की तरफ बढ़ते हैं। इसका है आपका ए। अगला प्रश्न, ब का वर्गीकरण क्या है? क्वेश्चन नंबर 40 इसका है साथियों ये। अगला प्रश्न, हिंदी वर्णमाला का प्रथम स्वर, ये तो आपको पता ही है, ये आपका ये है ए। अगला प्रश्न, हिंदी वर्णमाला का अंतिम व्यंजन। देखो इन चारों में तो आपका होगा ये वाला, अगर ये है। और कायदे में अगर देखा जाए तो हिंदी वर्णमाला का अंतिम व्यंजन जो है वो है आपका ये वाला सिरा। ठीक है ना साथियों, ये वाला सिरा। आगे बढ़ते हैं। कै किस वर्ग का व्यंजन है? ये आपका कंठ का है। अगला प्रश्न, बस थोड़े से प्रश्न और बचे हैं साथियों। 6 आपका तालव्य है। अगला प्रश्न, टे 45 टे आपका सी है। साथियों, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक और शेयर करना न भूलें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए ताकि आपको आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके। आपका एक लाइक हमें अगली वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है, इसलिए लाइक अवश्य कीजिए। तो बच्चों, आज हमने सीखी हिंदी की वर्णमाला, स्वर और व्यंजन। अगले वीडियो में हम इसी वर्णमाला से शब्द और वाक्य बनाना सीखेंगे। तब तक पढ़ाई करते रहिए और जुड़े रहिए रामनिवास सर के साथ, ज्ञान स्थली गुरुकुल हापुड़ के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।